हेलो एवरीवन। ये आज हमारे पावर सिस्टम का तीसरा लेक्चर है। इससे पहले हम लोग 2 लेक्चर देखे हैं, उसमें काफ़ी क्वेश्चंस देखे हैं अलग अलग टाइप के। और ये हमारा तीसरा लेक्चर है। आज हम लोग इसमें देखते हैं, अलग अलग क्वेश्चंस करेंगे और इसमें स्ट्रिंगिंग चार्ट अच्छे से डिस्कस करेंगे और फिर स्कैन इफेक्ट, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट और फिर एंटी इफेक्ट, ये सब देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, अ स्ट्रिंगिंग चार्ट रिप्रेजेंट्स अ ग्राफ ऑफ। ये जो हमारे यहाँ पे ये ग्राफ है ना, ये बेसिकली स्ट्रिंगिंग चार्ट है। स्ट्रिंगिंग चार्ट क्या होता है? सैग और टेंशन टेम्परेचर से कैसे वेरिएशन करता है, मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर वेरी करेगा तो सैग और टेंशन में कितना वेरिएशन आएगा, यह कैसे होता है, ये बेसिकली ये ग्राफ पूरा दिखाता है। सैग क्या होता है कि ये हमारा एक सपोज ट्रांसमिशन टावर है, ये दूसरा ट्रांसमिशन टावर है। तो कंडक्टर यहाँ से यहाँ तक जो हमारा कनेक्ट किया हुआ है, तो वो जो नीचे जो पूरा थोड़ा लैप्स कर गया है, तो ये जो वैल्यू है ये सैग है। मतलब अगर ये स्ट्रेट लाइन में ऐसे रहता और जितना नीचे आ गया है तो ये सैग का वैल्यू है, इसको सैग बोलते हैं। और यहाँ से ये जो लोएस्ट पॉइंट है, यहाँ से जो नीचे का जो वैल्यू है, इसको ग्राउंड क्लियरेंस बोलते हैं। ये हमारा ग्राउंड क्लियरेंस है, ग्राउंड क्लियरेंस। ठीक है, ये हर वोल्टेज के लिए, सपोज 132 kV है या 66 kV है या 200 kV, 220 kV है, कुछ भी है, उसका एक ये फिक्स वैल्यू होता है कि इतना ग्राउंड से कंडक्टर ऊपर होना ही चाहिए फॉर द सेफ्टी पर्पस। यहाँ पे कोई जानवर क्रॉस कर रहा है, कोई इंसान क्रॉस कर रहा है, तो उसका इतना वैल्यू होना चाहिए ताकि वो सेफ रहे। ये हमारा ग्राउंड क्लियरेंस हो गया, ये सैग हुआ। और कंडक्टर यहाँ पे जो इंसुलेटर या टावर पे जो ये फोर्स लगा रहा है इस तरफ, है ना, तो ये टेंशन है। तो टेंशन और सैग दोनों टेम्परेचर से किस तरह से वैरी करता है, ये हमारा बेसिकली स्ट्रिंगिंग चार्ट बताता है। ठीक है, स्ट्रिंगिंग चार्ट जो है, तो स्ट्रिंगिंग चार्ट रिप्रेजेंट्स अ ग्राफ ऑफ, इसका आंसर हुआ सैग वर्सेस कंडक्टर साइज नहीं, सैग एंड टेंशन वर्सेस टेम्परेचर। तो ये सही है, टेंशन वर्सेस सैग नहीं, सैग वर्सेस सप्लाई फ्रीक्वेंसी, ये भी गलत है। आप देख सकते हैं यहाँ टेंशन, सैग वर्सेस टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर का वैल्यू जैसे जैसे इधर बढ़ रहा है तो ये भी हम लोग देखते हैं। तो स्ट्रिंगिंग चार्ट यहाँ पे क्या है, स्ट्रिंगिंग चार्ट जो है बेसिकली ये शो करता है, ये अगर इसमें स्टेटमेंट आता है कुछ, तो ये शो रिलेशन बिटवीन, ये बिटवीन है, शो रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर सैग एंड टेंशन सैग एंड टेम्परेचर। ठीक है, एक किसी पर्टिकुलर कंडक्टर के लिए और किसी पर्टिकुलर स्पैन लेंथ के लिए किस टेम्परेचर पे कितना टेंशन है, कितना सैग है, ये दिखाता है। जब ये पूरा ट्रांसमिशन टावर और कंडक्टर ट्रांसमिशन लाइन जो है, ये जब इंस्टॉल किया जाता है, तो यहाँ पे ये देखते हैं कि कितना ग्राउंड क्लियरेंस होना चाहिए, मतलब ये जहाँ पे ट्रांसमिशन टावर है और जहाँ पे कंडक्टर लगाया जा रहा है, वहाँ पे कैसा नेचर विंड है, कैसा टेम्परेचर है, उस हिसाब से देखा जाता है। सपोज टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ये और नीचे इसका लंबाई बढ़ जाएगा। तो उस हिसाब से ये पूरा, मतलब वर्स्ट केस सिनेरियो में भी ये जो ग्राउंड क्लियरेंस है उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए, ताकि सेफ्टी पर्पस कभी भी मिसमैच ना हो। राइट, तो यहाँ पे आप देखेंगे टेम्परेचर का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रहा है, टेम्परेचर का वैल्यू इस तरह बढ़ रहा है, तो जो टेंशन का ये जो ग्राफ है, ये जो लाइन है टेंशन का, इसका वैल्यू कम हो रहा है। ठीक है, और टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ रहा है तो सैग का वैल्यू बढ़ रहा है। राइट, सैग का वैल्यू बढ़ रहा है और टेंशन कम हो रहा है। तो इसमें होता क्या है कि टेम्परेचर का वैल्यू सपोज बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर जैसे ही बढ़ता है, तो ये नॉर्मल केस में आप देखते हैं किसी चीज़ में, कंडक्टर में टेम्परेचर का वैल्यू अगर बढ़ रहा है तो कंडक्टर का लेंथ बढ़ेगा, मतलब वो एक्सपैंड करता है। ठीक है, तो कंडक्टर का लेंथ बढ़ रहा है, अगर टेम्परेचर और बढ़ गया तो ये थोड़ा सा नीचे चला जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर का, कंडक्टर का लेंथ बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो ये नॉर्मल मेटल के केस में होता है ना। तो यहाँ पे भी यही है, तो टेम्परेचर जैसे बढ़ गया तो कंडक्टर, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ गया तो इससे हम लोग क्या समझते हैं, कंडक्टर एक्सपैंड करेगा, कंडक्टर एक्सपैंड करेगा, उसके बाद क्या होगा, तो लेंथ बढ़ जाएगा, लेंथ का वैल्यू बढ़ जाएगा। तो लेंथ का वैल्यू जैसे ही बढ़ेगा तो सैग बढ़ जाएगा। आप यहाँ से देख सकते हैं लेंथ का वैल्यू जैसे बढ़ गया तो कंडक्टर यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आ गया, तो ये जो अब नेक्स्ट सैग का वैल्यू होगा ये, तो ये सैग का वैल्यू बढ़ गया, और सैग का वैल्यू बढ़ गया, इसका मतलब है कि टेंशन कम होगा, टेंशन का वैल्यू कम होगा। आप ऐसे चीज़ें समझ सकते हैं, 2 टावर है, या खुद से हम लोग जब हम हाथ में सपोज रस्सी पकड़ते हैं तो उसको अगर पूरी तरह से खींच के रखेंगे तो यहाँ पे टेंशन ज़्यादा होगा, हम लोग के हाथ में प्रेशर ज़्यादा लगता है तो टेंशन ज़्यादा होगा। सिमिलरली जैसे जैसे ये नीचे जाएगा, जैसे जैसे हम लोग हाथ को लूज करेंगे, अगर वायर नीचे जा रहा है या रस्सी नीचे जा रहा है तो वहाँ पे फोर्स कम लगेगा हाथ पे। तो सेम केस यहाँ पे भी है,
ट्रांसमिशन टावर में जैसे जैसे लेंथ इसका बढ़ रहा है कंडक्टर का, सैग का वैल्यू बढ़ रहा है तो टेंशन कम हो रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ग्राफ में, जैसे जैसे सैग का वैल्यू बढ़ रहा है टेंशन कम हो रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा इसमें। तो स्ट्रिंग चार्ज रिप्रेजेंट ग्राफ ऑफ सैग एंड टेंशन वर्सेस टेम्परेचर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द स्पायरलिंग ऑफ द कंडक्टर कॉजेज इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, इंक्रीज इन करंट या इंक्रीज इन वोल्टेज। स्पायरलिंग ऑफ कंडक्टर या फिर आप स्ट्रैंड ऑफ द कंडक्टर देखते होंगे, स्ट्रैंड करते हैं हम लोग। स्पायरलिंग ऑफ कंडक्टर क्या है कि मतलब उसको स्पायरल में मतलब ऐसे लगाए, ये देखिए स्पायरलिंग है, ये स्पायरल है। ये नॉर्मल कंडक्टर है, ये प्लेन एक सॉलिड कंडक्टर इस डायग्राम में देख सकते हैं, और ये स्पायरल कंडक्टर है। इसमें क्या होता है, कंडक्टर को एक दूसरे में ट्विस्ट करके, ट्विस्टिंग कह सकते हैं, ट्विस्ट करके उसको पूरा एक प्रॉपर कंडक्टर बनाया जाता है। मतलब एक छोटे छोटे एरिया का कंडक्टर, छोटा छोटा डायमीटर है। ये एक पूरा सिंगल कंडक्टर है जिसका डायमीटर ज़्यादा है, उसी डायमीटर का कंडक्टर इसमें बना, इसका बहुत सारा एडवांटेज है। ठीक है, तो इसको स्पायरल करता है। तो आप देख सकते हैं, आप सिंपल ये जब स्पायरल हो रहा है ना, आप खुद से हाथ में कुछ अगर कंडक्टर को रोटेट करेंगे एक फिक्स लेंथ पे, इस लेंथ का कंडक्टर है, इसी पे आप दूसरे को ऐसे रोटेट करके ऐसे लगाएंगे, है ना, तो उसका लेंथ बढ़ जाएगा। तो इसमें होता क्या है, द स्पायरलिंग ऑफ द कंडक्टर कॉजेज, तो ठीक है पहले तो आप ये समझते हैं, स्पायरल कर रहे हैं तो जो लेंथ है ना, स्पायरल करने के बाद जो इफेक्टिव लेंथ है, इफेक्टिव लेंथ ऑफ कंडक्टर ये इंक्रीज हो रहा है। रेजिस्टेंस का वैल्यू जो होता है वो रो एल अपॉन ए, तो रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। ठीक है, तो सपोज ये लेंथ बढ़ रहा है, सपोज नहीं मतलब यहाँ पे स्पायरल करने पे जो हमारा लेंथ का वैल्यू बढ़ रहा है, तो लेंथ बढ़ रहा है तो लेंथ का वैल्यू बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस का वैल्यू भी बढ़ेगा। ठीक है, तो द स्पायरलिंग ऑफ द कंडक्टर कॉजेज, इसका आंसर होगा इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। ठीक है, स्पायरल करने से यहाँ पे लेंथ का वैल्यू बढ़ गया। ठीक है, इसका और भी कुछ एडवांटेज है। स्पायरलिंग का जो एडवांटेज है और स्पायरिंग, या फिर जो हम लोग ACSR कंडक्टर पढ़ते हैं, ACSR अल्मोनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, अलग अलग स्ट्रैंड को उसमें पूरा कंडक्टर को बनाया जाता है, बीच में स्टील रहता है और बाकी चारों तरफ अल्मोनियम रहता है। इसके बारे में डिटेल में कभी एक्सप्लेन करेंगे, इसका जो बहुत सारे एडवांटेज। तो स्पायरलिंग ऑफ कंडक्टर का जो एडवांटेज है, यहाँ पे जैसे बहुत सारे छोटा छोटा कंडक्टर के एरिया को एक साथ होल्ड करके रखा है, तो इसमें ये होल्ड कंडक्टर को अच्छे से कर रखा है, होल्ड कंडक्टर टुगेदर, होल्डिंग कैपेसिटी काफ़ी अच्छा हो जाता है। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी अच्छा होता है। आप सोचिए एक सिंगल अगर बहुत हार्ड लेंथ का एक रॉड है या वायर है, क्योंकि वो जब बहुत ज़्यादा मोटा हो जाएगा तो उसको रोटेट करने या फिर कॉइल बनाने में मुश्किल होता है जब, लेकिन ये थोड़ा फ्लेक्सिबल रहता है, तो इंक्रीज इन फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगा तो इसको कैरी करना आसान होगा, ट्रांसपोर्ट करना आसान होगा, इसको चारों तरफ हम लोग अच्छे से रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, और जब ट्रांसमिशन टावर में, जब ट्रांसमिशन लाइन में कंडक्टर का यूज किया जाता है, तो इससे क्या होता है कि जो स्टैंडर्ड कंडक्टर है ये कर रहेगा, ये सपोज एक प्लेन कंडक्टर है, इसमें अगर बारिश हो रही है या ये किसी आइस वाली जगह पे है जहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम है, इसमें आइस आसानी से जम सकता है। बट इसमें क्या है, आइस होल्ड नहीं होगा क्योंकि ये पूरा यूनिफॉर्म नहीं है, यहाँ पे कुछ है यहाँ पे कुछ है, तो आइस वो है क्या है ना, गिर जाता है। इसका डैम्पिंग अच्छा होता है इस वजह से, डैम्पिंग इज गुड इन दिस केस। ठीक है, अच्छा डैम्पिंग ये प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये जब वाइब्रेट करेगा ना तो सब मिलके जल्दी से स्ट्रेट हो जाएगा। डैम्पिंग अच्छा हुआ, और एक क्या बोला आइस के केस में, हाँ विंड या फिर आइस आइस कंडीशन में इसमें आइस जो है जल्दी से शेड कर जाएगा, मतलब जल्दी से गिर जाएगा। तो ये सब इसका एडवांटेज है स्पायरल करने का, इसलिए हम लोग इसमें यूज करते हैं। और इसमें स्किन इफेक्ट वगैरह भी का भी वैल्यू कम होता है, मतलब इस केस में स्किन इफेक्ट थोड़ा ज़्यादा होगा, बट इस केस में स्किन इफेक्ट कम होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द कंडक्टर मटेरियल नॉट यूज फॉर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन शुड नॉट हैव, ठीक है, शुड नॉट हैव लो कॉस्ट। तो ये तो सही है, कॉस्ट लो होना ही चाहिए, किसी भी चीज़ का कॉस्ट अगर ज़्यादा होगा तो फिर वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगा। हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी ये गलत है। ठीक है, इसके बारे में बताते हैं। हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में कंडक्टिविटी तो बहुत अच्छा होना ही चाहिए, तो हाँ ये भी सही है। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ ये तो होना ही चाहिए, क्योंकि वो पूरे उसका लॉन्गेविटी अच्छा होना चाहिए, इसलिए टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी है। ये हमारे जो हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी लिखा हुआ है, इसका आंसर है कंडक्टर मटेरियल यूज फॉर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन शुड नॉट हैव हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, इसका होगा लो स्पेसिफिक ग्रेविटी, लो
स्पेसिफिक ग्रेविटी होना चाहिए, राइट। लो स्पेसिफिक ग्रेविटी से क्या मतलब समझते हैं कि वेट पर यूनिट वॉल्यूम, स्पेसिफिक ग्रेविटी है ना, तो इसका मतलब हुआ वेट पर यूनिट वॉल्यूम, वेट पर यूनिट वॉल्यूम इज लेस, ठीक है। इसका आंसर हुआ है स्पेसिफिक ग्रेविटी। वेट किसी भी चीज़ का अगर ट्रांसमिशन कंडक्टर है या डिस्ट्रीब्यूशन कंडक्टर है, तो वेट पर यूनिट वॉल्यूम अगर कम होता है तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें कैरी करना भी आसान है, ट्रांसपोर्ट करना भी आसान है। एक और जो ट्रांसमिशन कंडक्टर है, इसका एक और एडवांटेज बताते हैं, एडवांटेज नहीं मतलब वो ऐसा होना चाहिए, तो लो टेम्परेचर कोफिशिएंट होना चाहिए, लो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। ये सब चीज़ आप याद रखेंगे कि कंडक्टर क्या क्या इसमें होना चाहिए बेनिफिट्स, या फिर उसमें क्या क्वालिटी होना चाहिए। लो कॉस्ट होना चाहिए, हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, लो स्पेसिफिक ग्रेविटी, लो कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर, थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। ये सारा स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में पूछा जाता है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। अगला क्वेश्चन, कंडक्टर एक्सपीरियंस स्कैन इफेक्ट इन, ठीक है, बोथ एसी एंड डीसी ट्रांसमिशन, नहीं एसी डीसी ट्रांसमिशन, एसी ट्रांसमिशन या फिर एचवीडीसी। तो कंडक्टर जो है स्किन इफेक्ट सिर्फ एसी ट्रांसमिशन में इफेक्ट करता है स्किन इफेक्ट, क्योंकि उसमें फ्रीक्वेंसी होता है। डीसी के केस में फ्रीक्वेंसी नहीं के बराबर होता है या फिर फ्रीक्वेंसी जीरो होता है, मतलब डीसी के केस में फ्रीक्वेंसी जीरो ही होता है, बट अगर थोड़ा रिपल है तो उसमें आप कह सकते हैं थोड़ी फ्रीक्वेंसी रहती है। तो स्किन इफेक्ट सिर्फ एसी ट्रांसमिशन में होगा, तो यहाँ पर स्किन इफेक्ट समझते हैं थोड़ा सा। ये हमारे कंडक्टर है ना। तो डीसी के केस में क्या होता है कि करंट पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया में मूव करता है, ठीक है। इसमें करंट जो है पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया में मूव कर रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ राउंड कंडक्टर अवेलेबल फॉर डीसी करंट। तो डीसी करंट जो है मतलब पूरे एरिया को यूटिलाइज कर रहा है करंट फ्लो होने में, ठीक है, पूरा एरिया यूटिलाइज हो रहा है। अब एसी के केस में यहाँ पे देखिए जो सेकंड केस बना है ये लो फ्रीक्वेंसी एसी है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा है, तो जो इफेक्टिव एरिया है करंट फ्लो होने का वो कम हो गया। इसमें पूरे में करंट फ्लो कर रहा था, इसमें करंट इतना ही फ्लो कर रहा है, जो ये कलर्ड रीजन है, ये वाइट वाला रीजन में नहीं करंट फ्लो कर रहा है। तो इससे हम लोग क्या समझते हैं, यहाँ पे इफेक्टिव एरिया जो है करंट फ्लो होने का, इफेक्टिव एरिया जो है करंट फ्लो होने का वो कम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट केस में और हाई फ्रीक्वेंसी अगर हम लोग बढ़ाते हैं करंट का, तो इफेक्टिव एरिया आप देखिए और कम हो गया। कितने कम एरिया में करंट फ्लो हो रहा है, जो ये ऑरेंज कलर है, ये जो व्हाइट कलर है, इस केस में करंट नहीं फ्लो कर रहा, मतलब इस एरिया में करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो यहाँ इफेक्टिव एरिया और ज़्यादा डिक्रीज हो गया, ठीक है। कंडक्टर एक्सपीरियंस स्किन इफेक्ट इन एसी ट्रांसमिशन का आंसर तो आप समझ गए। तो यहाँ पे क्या होता है कि इफेक्टिव एरिया कम हो रहा है, इस डायग्राम में देखिए, और फ्रीक्वेंसी बढ़ाए तो करंट फ्लो होने का मतलब सिर्फ आउटर सरफेस पे करंट फ्लो हो रहा है, सिर्फ आउटर सरफेस पे, तो इफेक्टिव एरिया यहाँ पे और कम हो गया। तो इफेक्टिव एरिया जो है वो कम हो रहा है, रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होता है वो रो एल अपॉन ए, एरिया कम हो रहा है, एरिया कम हो रहा है, तो इसे हम लोग क्या समझ सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है वो बढ़ रहा है, ठीक है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इफेक्टिव एरिया स्किन इफेक्ट के केस में कम हो रहा है या बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इफेक्टिव एरिया इसके केस में बढ़ रहा है। इससे और क्या प्रॉब्लम हो, जैसे जैसे मतलब फ्रीक्वेंसी का वैल्यू बढ़ता जाएगा, फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ता जाएगा, एरिया क्योंकि इफेक्टिव एरिया उससे कम होता है, ठीक है। और जब रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ रहा है तो इससे कुछ प्रॉब्लम होता है ऐसा और भी, मतलब वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा, पावर लॉस का वैल्यू भी बढ़ जाएगा, पावर लॉस, पावर लॉस का वैल्यू भी बढ़ जाएगा, ठीक है। डीसी केस में क्या होता है कि पूरा इवनली, इसमें पूरा इवन फॉर्म में पूरे कंडक्टर में करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। एक यहाँ पे और एक चीज़ बता देते हैं, सॉलिड कंडक्टर जो होता है ना उसमें मतलब स्किन इफेक्ट का वैल्यू, मतलब स्किन इफेक्ट की वैल्यू को और कम करना है और इसको अच्छा रखना है, तो स्टैंडर्ड या फिर हॉलो कंडक्टर यूज करते हैं। अभी थोड़ा देर पहले जो डिस्कस कर रहे थे ना, स्पायरलिंग कंडक्टर या फिर स्टैंडर्ड कंडक्टर, तो स्टैंडर्ड कंडक्टर या तो फिर हॉलो कंडक्टर होता है एक, इसका यूज बहुत कम करते हैं, मोस्टली स्टैंडर्ड कंडक्टर मोस्टली यूज करते हैं। तो इस दोनों केस में भी स्किन इफेक्ट कम होगा, मतलब सॉलिड कंडक्टर के केस से कंपैरिजन में, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। स्किन इफेक्ट तो रिलेटेड है, अभी हम लोग देखें यहाँ पे कि कंडक्टर में जब जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी का वैल्यू बढ़ता है तो इफेक्टिव एरिया कम होता है, रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन का इफेक्ट तो है। ये हमारा हुआ प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट क्या होता है कि एक कंडक्टर है, स्किन इफेक्ट में क्या हो रहा है कि जो है सिर्फ इसी कंडक्टर में हो रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है तो इफेक्टिव एरिया कम हो रहा है, रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ रहा है। बट स्किन इफेक्ट में क्या है कि इस कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से दूसरे कंडक्टर में, मतलब इस कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट फ्लो हो रहा है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। इसके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस कंडक्टर में जो प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब इसके करंट में जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, उसको प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट बोलते हैं। मीन्स uneven distribution of AC conductor due to the varying magnetic field of nearing conductor। ठीक है, तो इस केस में भी इफेक्टिव जो रेजिस्टेंस होता है वो उसका वैल्यू बढ़ जाता है स्किन इफेक्ट के साथ में। बस इसमें ये स्किन इफेक्ट में सेम कंडक्टर का केस है, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट में इसके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से दूसरे कंडक्टर में जो इफेक्ट आ रहा है वो प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट हुआ। तो ये भी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। फेरांटी इफेक्ट, फेरांटी इफेक्ट भी रिलेटेड, इस बारे में बताते हैं। तो नॉट रिलेटेड टू ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, इसका आंसर होगा स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट। स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट क्या होता है, ये बेसिकली इल्यूमिनेशन के लिए कहा जाता है। ये इल्यूमिनेशन से रिलेटेड है, इल्यूमिनेशन से रिलेटेड है स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट। इल्यूमिनेशन में क्या होता है, जब कोई चीज़ ना बहुत तेज़ी से रन कर रहा है या फिर मूव कर रहा है, लेकिन वो बहुत देर तक देखते देखते किसी लाइट के प्रेजेंस में अगर हम लोग देखते हैं तो हमें लगता है या तो स्टेशनरी या फिर रिवर्स मूव कर रहा है। तो ये स्ट्रोबोस्कोपिक फिनोमेना है, इसको हम लोग फिर कभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये फेरांटी इफेक्ट बताते हैं हम आपको। ये हमारा एक ट्रांसमिशन लाइन है सपोज, ठीक है, दो कंडक्टर ऐसे मान लेते हैं। ये हमारा VS हुआ सेंडिंग एंड वोल्टेज और ये रिसीविंग एंड वोल्टेज। फेरांटी इफेक्ट बेसिकली क्या है कि VR इज ग्रेटर देन VS, रिसीविंग एंड वोल्टेज सेंडिंग एंड वोल्टेज से ज़्यादा होगा। ये कैसे पॉसिबल है, ये होता है अगर है नो लोड एट द रेट ऑफ नो लोड या तो फिर और लाइट लोड कंडीशन। ठीक है, लाइट लोड कंडीशन, नो लोड या फिर लाइट लोड कंडीशन है। नो लोड या फिर लाइट लोड जब होता है ना, तो सपोज ये दो कंडक्टर है, तो इसमें जो कैपेसिटिव इफेक्ट जनरेट होता है दोनों कंडक्टर के बीच में, दोनों कंडक्टर के बीच में अगर हम लोग कैपेसिटेंस डेवलप हो रहा है ना, इमेजिनरी हम लोग ऐसा, जब हम लोग शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन और मीडियम ट्रांसमिशन लाइन पढ़ते हैं तो शॉर्ट में तो कैपेसिटेंस को इग्नोर करते हैं। इस पे मैंने एक पूरा लेक्चर अपलोड किया है टाइप ऑफ ट्रांसमिशन लाइन पे, उसमें मैंने बहुत अच्छे डिस्कस किया, आप देखना उसको जाके। तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में कैपेसिटेंस इग्नोर करते हैं, बट मीडियम और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में कैपेसिटेंस को इग्नोर नहीं कर सकते, उसकी वैल्यू अच्छी खासी होती है। तो ये हम लोग यहाँ पे कैपेसिटेंस मानते हैं। ठीक है, ये ट्रांसमिशन लाइन में, लॉन्ग लाइन में पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड में होता है और लम्प्ड फॉर्म में मीडियम लाइन में मानते हैं। तो नो लोड या फिर लाइट लोड कंडीशन में जो कैपेसिटेंस है इसका कुछ चार्जिंग करंट होगा। ठीक है, इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है उसको चार्जिंग करंट बोलते हैं। और यहाँ पे इस सीरीज में क्या होगा, R और L रहता है। ठीक है, R और L है, तो चार्जिंग करंट का जो ड्रॉप होगा, तो यहाँ पे जो इंडक्टेंस में जो ड्रॉप होता है तो ये ड्रॉप ऐड होता चला जाता है। तो ये जो वोल्टेज है VR, आप शॉर्ट में समझ सकते हैं कि रिसीविंग एंड का वोल्टेज सेंडिंग एंड के वोल्टेज से ज़्यादा है नो लोड या फिर लाइट लोड की कंडीशन में, इसी को फेरांटी इफेक्ट बोलते हैं। तो ये भी ट्रांसमिशन लाइन से रिलेटेड है। चार्जिंग करंट का जो ड्रॉप होता है इंडक्टेंस में, इसको जब हम लोग ग्राफ में फेजर में प्लॉट करते हैं तो ये वैल्यू जो है रिसीविंग एंड का वो सेंडिंग एंड से ज़्यादा होता है, तो इसको हम लोग फेरांटी इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, Which of the following effect is resulted because of the size of the conductor, frequency and a specific resistance of the conducting material? ठीक है, क्या बोल रहा है, साइज ऑफ द कंडक्टर, फ्रीक्वेंसी। जैसे ही फ्रीक्वेंसी आएगा टर्म तो यहाँ पे स्किन इफेक्ट दिमाग में आना चाहिए, मोस्टली ये फ्रीक्वेंसी की वजह से होता है। एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टिंग मटेरियल, तो इसका आंसर स्किन इफेक्ट है। हम लोग थोड़ा देर पहले डिस्कस किए थे कि स्किन इफेक्ट क्या है, इफेक्टिव जो एरिया है जहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है उसका वैल्यू कम हो रहा है, रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ रहा है। ठीक है,
तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे वैल्यू बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस का वैल्यू और बढ़ता जाएगा। तो इसका स्किन इफेक्ट है। प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट अभी बताया, एक कंडक्टर की वजह से दूसरे में अगर करंट का डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन हो रहा है तो ये प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट हुआ। और कोरोना इफेक्ट भी ट्रांसमिशन लाइन का है, उसमें वॉयलेट ग्लो होता है दो ट्रांसमिशन लाइन के बीच में। ट्रांसमिशन लाइन के अराउंड में वॉयलेट ग्लो होता है और उसमें लॉस होता है। कोरोना लॉस भी जो है फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होता है। इसका लॉस का तो बहुत दूसरा फॉर्मूला है, बट नॉर्मल जो फॉर्मूला है कोरोना लॉस, इसका फ्रीक्वेंसी मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मानते हैं फ्रीक्वेंसी प्लस 25। इसका फॉर्मूला अगर हम लोग ऐसा सॉल्व एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फ्रीक्वेंसी वेरी कर रहा है तो लॉस में कितना वेरिएशन आएगा, भाई कोरोना पे अलग से लेक्चर अपलोड करेंगे। डीसी केस में कोरोना का लॉस बहुत कम होता है, एसी केस में कोरोना लॉस ज़्यादा होता है, इसीलिए एचवीडीसी ट्रांसमिशन में कोरोना लॉस का वैल्यू बहुत कम होता है क्योंकि फ्रीक्वेंसी कम है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन, द स्किन इफेक्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन। स्किन इफेक्ट अभी हम लोग थोड़ा देर पहले डिस्कस किए, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला है होता है स्किन इफेक्ट का, इसका एक फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ पाई, ये फ्रीक्वेंसी, ये म्यू नॉट म्यू आर सिग्मा। एफ यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, म्यू नॉट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ये म्यू आर रिलेटिव परमिटिविटी और ये कंडक्टिविटी। तो क्वेश्चन में पूछा गया स्किन इफेक्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन शेप ऑफ द कंडक्टर। शेप ऑफ द कंडक्टर पर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे जैसे हम अभी पीछे डिस्कस किए थे कि जो सॉलिड कंडक्टर होगा उसमें स्किन इफेक्ट ज़्यादा होगा, अगर स्टैंडर्ड कंडक्टर या फिर हॉलो कंडक्टर है तो उसमें स्किन इफेक्ट कम होगा। तो डज नॉट डिपेंड ऑन शेप ऑफ द कंडक्टर। फ्रीक्वेंसी पे आप देख सकते हैं फॉर्मूला में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है। डायमीटर ऑफ द कंडक्टर इस पे भी डिपेंड करेगा, जितना ज़्यादा डायमीटर उधर देख रहे थे, डायमीटर पे ज़्यादा होगा या फिर सरफेस थोड़ा अनइवन होगा तो उसमें भी ज़्यादा हो सकता है। और ऑपरेटिंग वोल्टेज, इसका आंसर होगा ऑपरेटिंग वोल्टेज। वोल्टेज पे कोई रिलेशन नहीं है, इस फॉर्मूला में आप देख सकते हैं वोल्टेज का कोई रिलेशन नहीं है। स्किन इफेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन वोल्टेज, ठीक है। इफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस स्किन इफेक्ट, यहाँ पे फॉर्मूला में देख सकता है फ्रीक्वेंसी जितना ज़्यादा होगा तो स्किन इफेक्ट ज़्यादा होगा। अभी हम लोग पहले डिस्कस भी किए थे, तो स्किन इफेक्ट क्या वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है। वही सेम चीज़, रेजिस्टेंस का वैल्यू भी बढ़ेगा, इफेक्टिव एरिया कम हो रहा है। इस सारी बातें अलग अलग टाइप से पूछा जाता है एग्जाम में। इज इट पॉसिबल टू हैव करंट इन ट्रांसमिशन लाइन अंडर नो लोड कंडीशन। थोड़ा देर पहले जो हम लोग डिस्कस किए थे फेरांटी इफेक्ट, उसमें रिसीविंग एंड का वोल्टेज है वो सेंडिंग एंड से ज़्यादा है। ये कैसे है, ड्यू टू कैपेसिटी इफेक्ट। कैपेसिटेंस इफेक्ट बताए थे, उसमें चार्जिंग करंट होता है, कैपेसिटेंस की वजह से चार्जिंग करंट, और चार्जिंग करंट की वजह से जो ड्रॉप है वो सारा ड्रॉप ऐड हो रहा है, तो रिसीविंग एंड का जो वोल्टेज है वो सेंडिंग एंड से ज़्यादा हो रहा है। इसको फेरांटी इफेक्ट बोलते हैं, फेरांटी इफेक्ट, ठीक है। यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस किए थे कैपेसिटिव, ये जो है कैपेसिटेंस है ना, यही कैपेसिटिव इफेक्ट है। तो यस, बिकॉज ऑफ द कैपेसिटिव इफेक्ट, इसका ए आंसर है। नो लोड केस में ये बस ये जो पूरा फेरांटी इफेक्ट है इस पर अलग अलग क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब अलग टाइप से। बस ये क्वेश्चन का फ्रेम ही आप देखें यहाँ पे अलग है। करंट इन द ट्रांसमिशन लाइन अंडर नो लोड कंडीशन, यस बिकॉज ऑफ द कैपेसिटिव इफेक्ट। अगला क्वेश्चन, इफ एल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, डब्ल्यू इज द वेट पर यूनिट, एल जो है लेंथ है, डब्ल्यू पर यूनिट लेंथ ऑफ द कंडक्टर, वेट पर यूनिट लेंथ, टी द टेंशन एंड ऑल्सो सपोर्ट्स एट द इक्वल लेवल। अच्छा इक्वल लेवल है, तो सैग का फॉर्मूला होता है डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 8T। ये अच्छा यहाँ है सी ऑप्शन, इसका ये आंसर होगा। सैग वहाँ पे हम लोग देखे कंडक्टर ट्रांसमिशन लाइन में, ये दो टावर है, इधर एक, तो ये जो फॉर्मूला हुआ ये सैग है, ठीक है। ये ग्राउंड है, तो सैग का जो फॉर्मूला है वो डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 8T, एल जो है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, डब्ल्यू वेट पर यूनिट लेंथ। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके सैग का कैलकुलेशन रहता है, तो यही सैग और टेंशन का रिलेशन का फॉर्मूला है। सैग और टेंशन क्या होते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में देख लिए थे, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही, उम्मीद करते हैं कुछ आपको सीखने को मिला होगा। और इस क्लास में कुछ भी डाउट हो तो बताना कमेंट सेक्शन में, और आप ये भी बताना क्लास कैसी लग रही है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।